तो यार कैसे हो आप लोग। तो हम आ गए डे 6 में। डे 6 हमारा शायद तक मशीन लर्निंग का ये काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन क्या होता है, अभी हमने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने फीड फॉरवर्ड देखे। फिर उसमें सबसे मतलब ज़रूरी पहलू होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में बैक प्रोपोगेशन। फिर हम वो पढ़ेंगे। बैक प्रोपोगेशन में हम देखेंगे कि कैसे न्यूरल नेटवर्क एक्चुअल में लर्न करता है सारे फीचर्स को, सारे कॉलम को, सारे पैटर्न को जो आपके डेटा सेट में है। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा और मुझे कुछ ज़रूरी लगेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे सक्सेसफुली 80+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत काफ़ी बढ़िया माइलस्टोन है। और मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के बताता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। हर वीडियो में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ वीडियो में करता हूँ। तो मेरे आईपैड की स्क्रीन आपको दिख रही होगी इन 3 2 1। तो राजदीप भाई कह रहे हैं कि 74th सब्सक्राइबर ऑफ योर चैनल। थैंक यू राजदीप भाई। कुमार समृद्ध कह रहे हैं कि डिस्कवर्ड दिस चैनल टुडे एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। होप यू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वेरी फास्ट। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच कुमार समृद्ध भाई। आई होप आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पूरा। निखिल शर्मा कह रहे हैं सर मैं डे 1 देख के आता हूँ। ऑफ कोर्स डे 1 नहीं देखोगे तो भाई ये कैसे समझ में आएगा, अचानक से बैक प्रोपोगेशन पढ़ने लगे। इसका मतलब कि अचानक से गियर लगाना सीखने लगे कार का। तुमको पता ही नहीं है कि कैसे ड्राइव करते हैं, स्टीयरिंग व्हील कैसे पकड़ते हैं, और अचानक से गियर लगाना सीखने लगे। हम आज वो वाली वीडियो है हमारी बैक प्रोपोगेशन में, ठीक है। हाँ चलो। और विशाल पंजाने कह रहे हैं कि वेरी हेल्पफुल वीडियो सर। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच। रंजीत भाई कह रहे हैं गुड ब्रदर। थैंक यू वेरी मच रंजीत भाई। और एआई सुदर्शन हमारे साथ बहुत पहले से बने हुए हैं और वो भी कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सुदर्शन भाई, सपोर्ट करने के लिए, बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैंने एक और वीडियो रिसेंटली डाला था, उसके भी कमेंट्स पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली मैं ये करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आशुतोष भाई कह रहे हैं जो हमारी वो वाली वीडियो थी सर्वम एआई को लेके, जो उनका एम मॉडल वाली जो कंट्रोवर्सी थी उसको लेके। हाँ भाई, बहुत कम वीडियोस इस पे बना, मुझे केवल आपका मिला। इंडियन टेक सालों ने सपोर्ट नहीं दिया। हाँ भाई आप सही कह रहे हैं आशुतोष भाई। इंडियन टेक की नहीं है, बात हमारे शायद सिस्टम की है ओवरऑल, कि हम कैसे प्रोपोगेट कर रहे हैं हमारा जो पूरा कॉरपोरेट सिस्टम है। लोग क्यों काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेशन किस चीज़ से मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और कहीं ना कहीं इसलिए ओपन सोर्स का गैप हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है ये समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आई थिंक। और शायद तक हम लोग भी हमारी तरफ से अगर हम थोड़ा सा भगवान के दया से अगर थोड़ा बड़ा बने, स्ट्रांग बने, नंबर्स को लेके, क्वांटिटी को लेके। क्वालिटी तो अच्छी रहेगी, पहले से आप देख रहे हैं क्वालिटी अच्छी है। क्वांटिटी को लेकर अगर हम स्ट्रांग बने तो हम भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे ओपन सोर्स में। आप लोग को मैं इंकरेज करूंगा, सिखाऊंगा कैसे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है भाई। रंजीत भाई कह रहे हैं यस ब्रदर यू आर राइट, मेक मोर वीडियोस लाइक दैट। ठीक है रंजीत भाई, जरूर जरूर मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा ओपन सोर्स से रिलेटेड। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने गिटहब के प्रोजेक्ट्स का रिव्यू भी करूँ, अगर आप लोग को पसंद है। अगर आप लोग को थोड़ा गिटहब झांकना ताकना लोगों का पसंद है, तो अगर आप बताइए मैं अपना गिटहब का लाइक प्रोजेक्ट रिव्यू करूँगी नहीं, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वाली वीडियो के। और अ, ध्रुव भाई कह रहे हैं ब्रो मैं अभी हाई स्कूल पास किया, आई एम लर्निंग फुल स्टैक, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन AI ML, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फॉलो योर लेक्चर दो माई PC सक विथ i5 6 Gen नो GPU। अरे भाई ये तो एक पता है, सबका टाइम आता है ये कि मशीन लर्निंग सब लर्न करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उनका जो डिवाइस होता है मशीनरी में वो थोड़े वीक होते हैं। पोटैटो लैपटॉप होता है, फिर डिवाइस लैपटॉप पोटैटो। मेरे पास भी ऐसे ही था कुछ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी बेसिक है मशीन लर्निंग का, इतना ऊपर नहीं कि आप खुद के LLM ट्रेन कर रहे हो स्क्रैच से, मैं उतना ऊपर नहीं बोलूँगा। अगर आपको बेसिक करना है तो आप गूगल कोलैब में कर सकते हो, कैगल की नोटबुक्स में कर सकते हो। मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, वो करना। अगर आपको उसकी सेपरेट वीडियो चाहिए ट्यूटोरियल तो बताना मुझे, मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं बना दूंगा, ठीक है। बाकी आप गूगल कोलैब में फ्री GPU प्रोवाइड करते हैं, आप सीख सकते हो, ठीक है। अ, शुभ भाई कह रहे हैं कि आई लव टू एक्सप्लोर इन प्रोजेक्ट्स ऑलवेज, नो मैटर हाउ इंजीनियर्स अराउंड मी अप्रोच दिस माइंडसेट। I even look into configurations even if I don't have the ready to use tool to test them। भाई बहुत अच्छी बात है ये, मुझे पता है आपको, क्योंकि चीज़ों में मतलब ऐसे खाली पीली देखना चीज़ों को, चीज़ों में कैसे किसी ने स्ट्रक्चर बनाया होगा, बेदिमाग उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। फ्री वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। क्योंकि हम जब कहीं ना कहीं क्रिएशन करते हैं तो हम क्रिएशन हमारे थॉट्स और हमारे बुद्धि से करते हैं। तो
वो जो थॉट वाला दिमाग है आपका, जो थॉट्स जनरेट करता है, वो इन्हीं चीज़ों से करता है, जहाँ की आप बस गिटहब रेपोजिटरी में आप रैंडम वॉक कर रहे हो, उनके कॉन्फ़िगरेशंस, उनके गिट उनके पूरे उनके रेपोजिटरी की ट्री में कहीं घुस गए हो बहुत दूर, वो देख रहे हो। कहीं आप जब अपनी रेपोजिटरी बनाओ, स्ट्रक्चर करो, तो आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि यार शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि आपके पास एक पाथ होगा। और नहीं होगा तो आप खुद से क्रिएट कर लोगे, क्योंकि नाउ यू हैव द थॉट, बिकॉज अर्लियर यू हैव रोम्ड टू दोज प्लेसेस, राइट। तो हाँ, बहुत अच्छी बात है शुभ भाई, मैं भी करता हूँ, मैं बताऊँ तो। शुभागर G3911, सॉरी मैं अगर नाम गलत पढ़ रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, लेकिन ठीक है। ये भाई कह रहे हैं कि अभी 2000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुका है। हक हगिंग फेस पे देखा था, अगर कमेंट देखा तो रिप्लाई ज़रूर देना भाई। अरे भाई क्यों नहीं, मैंने आपको रिप्लाई भी दिया है शायद तक। हाँ, मैंने आपको रिप्लाई दिया है, और सिर्फ रिप्लाई नहीं, आपको मैं ऐसे लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन भी देने को तैयार हूँ। हाँ, 2000 से ज़्यादा डाउनलोड हो गए हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं यही चीज़ चाह रहा हूँ कि ये चीज़ बिना पिंग करे हो, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जब जब डीप सीक लॉन्च हुआ था तो उसे पिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जब कोई भी, क्योंकि क्योंकि वो जहाँ जिस प्लेस में लॉन्च हुआ था, वो जिस इन्वायरमेंट में बढ़ा था, वो इन्वायरमेंट हमारे जैसा नहीं था, जो सिर्फ जिनके पास सिर्फ एक प्रोसेस होती है करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप। और जैसे होता है ना कि जब घोड़ा जब चलता है, जब हम रथ में घोड़े को फंसा देते हैं, तो घोड़े के यहाँ पे कुछ लगा देते हैं, बस वो घोड़ा सीधे देखे ताकि आसपास ना देखे। मुझे लगता है आजकल के इंजीनियर्स को, स्टूडेंट्स को, ह्यूमंस को, जो टेक में हैं, जो टेक को बनाए रखे हैं, उनमें ऐसा ही करती हैं। आपको पता है, आपको कुछ भी चीज़ क्रिएट करना हो, इवॉल्व करना हो कोई चीज़ को, तो ऐसा काम नहीं चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंट्स कर सकते हैं, या फिर ह्यूमंस तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फितरत है थिंकिंग, उनकी फितरत है खुचड़ करना, जुगाड़ लगाना। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ये वाला दिमाग लाना पड़ेगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि हमारे हमारा जो भारत है बहुत हाईली हाईली कॉम्पिटिटिव है, और यहाँ पे भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है। आई एम प्रिटी श्योर कि वो बच्चे भी आज बीटेक कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है टेक्नोलॉजी में। वो बच्चे भी आज एआई पढ़ रहे हैं, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है एआई में। भाई क्यों कर रहे हो? खुद से क्वेश्चन पूछो, ये क्या ज़बरदस्ती है? आप खुद से क्वेश्चन पूछिए ये बात कि आप, ये ज़बरदस्ती क्यों है? क्योंकि आप वो काम करिए जिससे आपको लगता है अलाइव हो आप, तो ज़्यादा बेहतर होगा, रेदर देन ऐसा कोई काम करना जिसमें आपको ये लग रहा है कि हाँ, वो मेरे जो बड़े भैया थे, उनको अच्छी पैकेज मिली थी, इसलिए मैं भी करूँगा। नहीं भाई, सेटल हो, अच्छी बात है सेटल हो, लेकिन सेटल होते होते कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि आप खुद को पीछे छोड़ दिए। आप सेटल ज़रूर हो गए, लेकिन आपने खुद को पीछे छोड़ दिया, अपने बचपन को पीछे छोड़ दिया, वो खुचड़ करने की जो थी वो पीछे छोड़ दी। तो ठीक है, ये चीज़ याद रखना दिमाग में। तो शायद तक इतने कमेंट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा टाइम भी आए कि मेरे को इतने कमेंट्स आ जाएं, इतने कमेंट्स आ जाएं कि मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊं, फिर शायद तक मेरे को ये सेशन वीक में एक दो बार रखना पड़े। लेकिन ठीक है, तब तक हम इतने में काम चलाएंगे। ठीक है, तो अब फटाफट अपन चालू करते हैं कि हमारा ये जो लेक्चर था बैक प्रोपोगेशन का, और इसके बाद में जो भी चर्चा करूँगा, बहुत मज़ा आने वाला है ये जो लेक्चर है। मैं ये 2 मिनट, मैं एश्योरिटी दूंगा कि आपने कभी ऐसे नहीं पढ़ा होगा, और हाँ, मज़ा बहुत आएगा। तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, चालू करना चाहिए। तो ठीक है, तो बैक प्रोपोगेशन क्या होता है, सबसे पहले हम, इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डे 5 में क्या पढ़े थे, ठीक है। फिर अपन आते हैं कि बैक प्रोपोगेशन क्या है, ठीक है। और आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ब्रेक लीजिए, मैं अगर ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, मैं पीरियोडिकली ब्रेक्स डालूंगा, लाइक 30 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स। 20 बहुत कम हो जाएगा, 30 मिनट्स के बाद ब्रेक डालूंगा, ठीक है। आप लोग वॉक कर लीजिएगा, हंसी मजाक कर लीजिएगा, रील स्क्रॉल कर लीजिएगा, थोड़ी जो भी आपको लगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का जो फॉरवर्ड पास है, हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बैक प्रोपोगेशन में आएंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास मैंने आपको पढ़ा चुका है, अगर आप रैंडमली डे 6 में आ गए हो तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लो। और इसमें मैं सिर्फ रिवीजन दिखा देता हूँ कि फॉरवर्ड पास क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क पहले से है, एक मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन है, जो कि इस प्रकार है। आपको मेरी आईपैड की स्क्रीन दिख रही है मुझे लगता है, ठीक है। तो ये है इनपुट न्यूरॉन, ये है हिडन लेयर का न्यूरॉन, प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशन न्यूरॉन कहते हैं जिसको, और ये है आउटपुट न्यूरॉन।
जो असली वाला न्यूरल नेटवर्क होगा वो इससे भी ज्यादा डेंस होगा, मतलब हर लेयर में एक से ज्यादा होगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स कंसीडर ईच लेयर इज हैविंग ओनली वन न्यूरॉन्स। ओके, ठीक। ये इनपुट न्यूरॉन है, ये हिडन लेयर का न्यूरॉन है, और ये आउटपुट न्यूरॉन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हर एक न्यूरॉन में वेट होता है और बायस होता है। वेट एंड बायस, वेट एंड बायस, सिमिलरली वेट एंड बायस। ठीक है, जब हम यहाँ पे डेटा पास करते हैं तो अभी हम सिर्फ एक एरे पास करेंगे डेटा सेट का। मान लेते हैं वो एरे है 1 2। ठीक है, ये डेटा सेट है 1, कुछ भी हो सकता है ये डेटा सेट का, मतलब कि आपने आज एक घंटे पढ़ा, कल 2 घंटे पढ़ा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है डेटा सेट। लेट्स कंसीडर कि ये डेटा सेट है। अब बाकी अभी तो रिलेशन रिलेशन कुछ फाइंड नहीं होगा, अभी आप ये नहीं इस चीज से समझ सकते कि कुछ मिल जाएगा इससे। मैं बस आपको फॉरवर्ड पास समझाना चाह रहा हूँ कि वो जब बल्क लेवल में, स्केलेबल लेवल में करता है तो वो करता क्या है। आई जस्ट वॉन्ट टू टीच यू दैट थिंग। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम रैंडमली इनिशियलाइज कर देते थे वेट्स को। तो मान लो कुछ भी इनिशियलाइज कर दिए, 0 और 1 के बीच के नंबर। तो मैं पॉइंट को इग्नोर करूंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, मैंने इग्नोर किया है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद जब देखिए, जब ये जो नंबर जब अंदर जाएंगे तो ये नंबर हर एक नंबर से इनटू होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ए एक्स प्लस वी बाय प्लस सी एक्स प्लस डी ऐसे करके पूरा एक रैंडम वेरिएबल्स होते हैं और उनके कोफिशिएंट्स होते हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन को ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, राइट। हमने ये ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा है, लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्यों करते हैं हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या रीजन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने का। कुछ भी चीज को जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये माना जाता है कि वो चीज का डायमेंशन कम हो जाता है, वो 2 डायमेंशन में आ जाती है। तो आप आपका जब डेटा सेट है, जो आपका डेटा सेट का प्रोजेक्शन है, वो जब हम कम डायमेंशन में करके अपने एल्गोरिथम्स लगाएंगे, जैसे हम बैक प्रोपोगेशन है वो लगाएंगे, तो वो एल्गोरिथम लगाने लायक हो जाएगी, राइट। तो हम इसलिए करते हैं। मेरे मन में जब मैंने ये पढ़ा था फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, तो मेरे मन में ये सवाल आया था कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा मतलब ये डिस्क्रीट क्यों है, कि हर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन अलग अलग क्यों है। लाइक यू कैन काउंट दोज थिंग्स, राइट। हाउ यू कैन काउंट दोज थिंग्स, you have a variable in which two value you are able to store, and these variables you are having a bulk in a bulk, right? So these variables are kind of discrete, है ना। आप यू कैन काउंट दोस। मेरे दिमाग में ये आया था जब मैं पढ़ता था ये, कि कितना अच्छा होता अगर हम इनको कंटिन्यूस कर लेते, ये वेरिएबल अगर कंटिन्यूस हो जाते। जैसे कि कैलकुलस में हम जब टेन टू पढ़ते हैं, टेंस, व्हेन समथिंग टेंस टू, जैसे अब आप बोलोगे क्या टेंड करेगा भाई इसमें। हाँ, तो इसमें जब इनपुट टेंड करेगा आउटपुट की तरफ, मैंने ये कोशिश किया था कि ऐसा समझने की, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि क्या हो अगर ये कंटिन्यूस हो। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही थी कि बैक प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि बैक प्रोपोगेशन कोई भी सिस्टम का जब होता है, तो उसमें हम जो एल्गोरिथम लगाते हैं वेट अपडेट करने के लिए, हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी आर्किटेक्चरल लॉजिक नहीं है उस चीज का। जब हम कंटिन्यूस फीड फॉरवर्ड करते हैं तो हमको उस कंटिन्यूस फीड फॉरवर्ड को अपडेट करने का कोई हमारे पास आर्किटेक्चरल लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट है, बैक प्रोपोगेशन है, एडम का ऊपर और बड़े वाले हैं, आरएमएस प्रॉप है, लेकिन फॉर नाउ फॉर कंटिन्यूस वी डोंट हैव एनीथिंग। दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज। मैंने एक पेपर भी पढ़ा था, उसको न्यूरल फ्लूइड कहते हैं। उन लोग वहां पे यही क्वेश्चन रखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो अगर ये न्यूरॉन्स एज अ फ्लूइड जाए, लेकिन फिर उस डर से हमने शायद तक वहां पे ग्रो होना छोड़ दिया डीप लर्निंग में। कहाँ पे छोड़ दिया, जैसे कि हम फिजिक्स में छोड़े थे, नाइवियर स्टॉक्स थ्योरम में, इक्वेशन में, कि हम फ्लूइड डायनामिक्स को इतने अच्छे से भी नहीं जानते थे। हम फ्लूइड के बिहेवियर को इंट्रोपिकली नहीं समझ पाते थे, राइट, उतने इंट्रोपिकल वे में। समझ तो पाते थे, लेकिन वो चीज़ नहीं समझ पाते थे कि जो हमें इसमें लगेगा। जैसे जब फ्लूइड का जो n-1 पोजीशन है, फ्लूइड के एटम की n-1 पोजीशन है, उसको प्रिडिक्ट करना वो नहीं कर पाते थे हम नेवर एनएस से। और वो आज भी एक मिलेनियल प्रॉब्लम है ना। तो
उससे बचने के लिए हम यहाँ पे वही कंटिन्यूअस वाला छोड़ दिए और हम डिस्क्रीट में आए, जहाँ पे हमें हर न्यूरॉन के बीच में एक आइडेंटिकल गैप दिखता है। हमें पता है कि हाँ यार ये हिडन न्यूरॉन है, हाँ यार ये इनपुट है एंड ये आउटपुट है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को पता है, क्योंकि मेरे साथ सीख के, मुझे देख के, मुझे सुन के आप लोग के दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि क्या हो अगर ऐसा हो जाता तो, वैसा हो जाता तो। क्वेश्चन पूछना गलत बात नहीं है, क्वेश्चन गलत हो सही हो वो तो दुनिया के ऊपर छोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन पूछना गलत बात नहीं है। आपके क्वेश्चन जितने स्टूपिड हो, आप उतने इंप्रेसिव, आपका दिमाग उतना ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये आपके दिमाग की ब्यूटी को डिफाइन करता है कि कितना स्टूपिड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो कभी ये मत जज करना खुद को कि मेरे दिमाग में ये क्यों आ रहा है क्वेश्चन, ये नहीं पूछते, वो पूछो भी उससे जो वो कम्युनिकेट कर पाए चीजें। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे लगता है बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखे थे कि कैसे हम करते हैं, कैसे हम कंप्यूटेशन करते हैं। तो हमने जब रैंडमली एलोकेट कर दिए सारे वेट्स, तो एक बार मैं ये जो विजुलाइज किया हूँ, इतना ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया हूँ, इसको थोड़ा मैथमेटिकल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो हमारे डेटा सेट में सबसे पहले पास हुआ, मान लो 1, अरे सॉरी सॉरी, हाँ 1 पास हुआ। तो जब 1 पास होगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा कि ये तो रैंडमली इनिशियलाइज वेट है, तो 3x + 5 ये कुछ प्रकार इस प्रकार है, ये 2x2 + 7 और ये x3 + 2 है ना। अब जब 1 इसमें पास हुआ तो 3 + 5 कितना हो गया, 8। 8 हो गया, तो अब 8 जाएगा इसमें, तो 16, 8 2 जा 16, 16 + 7 23। फिर ये इसमें जाएगा 25, 25 आया, तो किसका 1 का आया आउटपुट 25। फीड फॉरवर्ड है, बस क्या है, फीड फॉरवर्ड। एक चीज अपन इसमें भूल रहे हैं, क्या है वो, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन लगाना, क्योंकि ये लीनियर है। ठीक है, तो हर चीज में एक्टिवेशन फंक्शन लगा के पास करेंगे। अभी मैंने क्यों नहीं लगाया, सिंपलिसिटी के लिए नहीं लगाया, क्योंकि अभी हमारे पास, अभी हम नॉर्मली वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो वही वैल्यू क्या होता है, 0 और मैक्स होता है, मतलब कुछ इस प्रकार से दिखता है वो। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू आई, मतलब ये नेगेटिव हुआ, तो वो उसको 0 कर देगा, अदरवाइज आइडेंटिकल रखेगा। आइडेंटिकल रखेगा मतलब सेम रखेगा, 8 8 23 2000 2000 वट एवर। ठीक है, ये वैल्यू का फंक्शन है, मैं मैथमेटिकली लिखे हुए बता देता हूँ, इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0 to x। तात्पर्य 0 और x के बीच में जो भी बड़ा होगा वो उसको लिस्ट कर देगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए इसमें सब में वैल्यू लगा हुआ है, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन लगा के, एक्टिवेशन फंक्शन लगा के, एक्टिवेशन फंक्शन लगा के आया है 25। अब हम नेक्स्ट ले जाएंगे 2 को ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर 1, अब फॉर 2। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड पास कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, अब हम क्या 2 को ले जाएंगे, तो 3x, पहले मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। देखो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई पढ़ाता होगा, मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये मेरी खुद की टेक्निक है समझने की। मैं अभी अपने मन में पूरा डायग्राम बना रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक ये इस वे से आप समझोगे तो थोड़ा आसानी लगेगी आपको। ठीक है, क्योंकि सब बुकिश भाषा से समझाते हैं और वो बुकिश भाषा बहुत मैथमेटिकल होती है। ठीक है, वो एक मास्टर्स का स्टूडेंट पढ़ सकता है, स्टूडेंट, या फिर कोई एक ऐसा बच्चा पढ़ सकता है जिसको पहले से किसी ने फीड कर दिया हो, न्यूरल नेटवर्क ऑलरेडी एआई या फीड कर दिया हो। बाकी कोई जो बिगिनर हो वो शायद नहीं पढ़ सकता। तो मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप याद रखिएगा वो बात। ठीक है, क्योंकि आप अगर ये ढूंढेंगे जीपीटी में भी तो आई डोंट थिंक ये मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम 2 को पास करेंगे, तो 6 + 5 11, एक्टिवेशन फंक्शन लगा है तो 11 का 11 ही आया। फिर 11 2 22, 22 + 7 29। फिर इसमें एक्टिवेशन फंक्शन लगाए, फिर 29 31 आया, इसका आया 31। तो अब हमारा क्या ग्राफ बना, ग्राफ नहीं सॉरी, अब हमारा टेबल क्या बना कि हमारे पास इनपुट क्या था, इनपुट डेटा सेट 1 और 2, और आउटपुट क्या आया, इनपुट दिए 1 2, आउटपुट आया और 25 एंड 31। ठीक है, कुछ इस प्रकार का फीड फॉरवर्ड होता है। फीड फॉरवर्ड इस प्रकार से होता है, आपने देखे हम कैस किस प्रकार से आगे बढ़े। तुम देखो अपने आप एरो बन रहा है, अपने आप, तुमको कुछ दिमाग में रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तुम समझते समझते अपने आप डिजाइन बनती जा रही है, डायग्राम और पैटर्न बनते जा रहा है। ठीक है,
तो इसलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड पास। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पास। अब जब इसमें बैक प्रोपोगेशन ऐड हो जाएगा तो इसको बोलेंगे पूरा फीड फॉरवर्ड मेथड, और वो उसको बोलेंगे एक एक एपॉक, मतलब कि एक बार हुआ है। और ऐसे अगर दूसरी बार हो तो वो दो इपॉक, ऐसे करके इसको इपॉक बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशंस को हम इपॉक बोलते हैं मशीन लर्निंग में। चलो अब हम बैक प्रोपोगेशन के बारे में समझते हैं। ये तो हो गया फीड फॉरवर्ड। अभी हमने सिर्फ डेटा सेट को पास किया आगे, हमारे जो रैंडमली इनिशियलाइज वेट और वायस थे उसमें हमने बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया हमारे डेटा सेट के रिस्पेक्ट में। अब हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि यार अब हमारा न्यूरल नेटवर्क लर्न कैसे करेगा। अभी डेटा सेट तो बहुत कम था, 1 और 2। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि इसमें लर्न कुछ कर नहीं पाएगा, आगे क्या प्रेडिक्ट करना है। हाँ, लेकिन अब हम बैक प्रोपोगेशन पढ़ेंगे और उसको थोड़ा सा समझेंगे, ट्राई करेंगे समझने का कि क्या होता है। ठीक है, फिर मैं आपको पाइटॉर्च से ये भी बनाना सिखाऊंगा कि एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क बनाते कैसे हैं। ठीक है, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे पाइटॉर्च ने अपने फ्रेमवर्क में कैसे बनाया होगा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, और हम कैसे यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो पहले अपन बैक प्रोपोगेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन वहां जाएंगे। तो देखिए, बैक प्रोपोगेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, बैक और प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब पास, प्रोपोगेट करना, तो हम इसको बैकवर्ड पास भी बोल सकते हैं, राइट। हाँ, तो बैक प्रोपोगेशन में क्या होता है? बैक प्रोपोगेशन में जो भी हमने वेट आगे पास किए और जो भी हमारा आंसर है, आने वाला आंसर है, कि जितना डिफरेंस है जो हमने पास किया आगे और हमारा जो असली आंसर है जो आना चाहिए था। जैसे अभी हमारा आंसर आया 2531। मान लीजिए कि एक और डेटा सेट था आपके पास जिसमें आंसर था कि आपने एक दिन में 1 घंटा पढ़े, लेकिन आपका आउटपुट आया 5 यूनिट्स, और आपने दूसरे दिन में 2 घंटा पढ़े, आपका आउटपुट आया 6 यूनिट्स। तो इसमें आउटपुट और 5 और 6 में क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न है ना? क्या पैटर्न है? सिंपल सा पैटर्न है, आप जितना ज्यादा पढ़ रहे हो एक एक यूनिट बढ़ता जा रहा है ना? वो तो आपको पता है, ये तो लॉजिक है, रीजनिंग है आपकी। न्यूरल नेटवर्क में रीजनिंग थोड़ी फिट कर रहे हैं हम, तो कर रहे हैं क्या? मैं ऐसा कुछ लिखा क्या कि फॉर ऑल n इक्वल टू n+1 सच दैट y विल इक्वल टू y+k, और y+k आपका डेटा सेट है, n+1 आपका यूनिट ऑफ वर्क है। नहीं लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं, वो खुद ही लर्न करेगा ये चीज। अब वो कैसे लर्न कर रहा है, उसकी रीजनिंग क्या है, हमें जानने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई वी कॉल इट हिडन लेयर। वो ये काम करता है, वो बीच वाला लेयर है। ठीक है। तो बैक प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? बैक पास करना। जो भी अभी आगे पास हुआ है पूरा, अब वो बैकवर्ड जाएगा। मतलब जो डिफरेंस है एक्चुअल आंसर, एक्चुअल लेबल डेटा में, और आपका जो एक्चुअल अभी आउटपुट आया है, प्रिडिक्टेड आउटपुट आया है, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको कम करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? वो जितना कम होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर फॉरवर्ड पास किए तो फॉरवर्ड पास में आउटपुट आया 4, और प्रिडिक्शन जो था आपका, मतलब एक्चुअल प्रिडिक्शन था, जो होना चाहिए था गोल, मेरा कहने का वो मतलब है, वो 10 था। तो जब वो बैकवर्ड पास करेगा तो वो 4 - 10 करेगा, सॉरी, वो 10 - 4 करेगा, 6। ठीक है, फिर जो 6 है वो उसको आगे ले गया, फिर आगे गया, फिर वो 6 को और कम करेगा। ये 6 माइनस क्या होगा फिर? 10। फिर 6 आगे जाएगा, वो 6 आगे जाके यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिर वो कुछ बन जाएगा, फिर वो 10 से माइनस होगा, फिर वो और कम हो जाएगा। तो ये लॉस जो है, अभी मैंने क्या वर्ड बोला? लॉस। कि हमारा कितना लॉस हो रहा है, कि हम वो जो डिफरेंस है एक्चुअल में और प्रिडिक्टेड में, उसको लॉस बोलते हैं, लॉस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और जो फंक्शन उसको डिटरमाइन करता है उसको बोलते हैं लॉस फंक्शन। ठीक है, हमने शायद तक ये पिछली वीडियो में भी पढ़े थे लॉस फंक्शन क्या होता है, लेकिन इसमें आपको एक्चुअल देखने को मिल रहा है कि लॉस फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो ये है बेसिक लॉस फंक्शन का डेफिनेशन। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो लॉस फंक्शन है, ये पर इपॉक नापते हैं हम, कि हर इपॉक में कितना लॉस हो रहा है, वो लॉस फंक्शन हो गया। ओवरऑल नापोगे तो उसको बोलेंगे कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन में कंफ्यूज होने का नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं बैक प्रोपोगेशन में। तो बैक प्रोपोगेशन का, इस एल्गोरिथम का यही एम है कि इस लॉस फंक्शन को कम करना, इसको कम करना। ठीक है, तो हम एक बार ये जो ग्राफ है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, वेट की वैल्यू। ठीक है, तो ये ग्राफ किस प्रकार बनेगा कि जब हम रेंट स्टार्ट करेंगे तब
लॉस फंक्शन बहुत ज्यादा होगा, है ना। जब डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा ना भाई, हम उसी को तो कम, हमारा एम है वो करना, कम करना। तो इस प्रकार बनेगा। अब जब एक अप्रोक्सीमेटेड वेट की वैल्यू के बाद हम जाएंगे जब आगे, तो वो फिर मिरर हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि जितना वेट बदल रहे हैं कम होने के लिए, जब वो कम कर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ेगा ना। क्योंकि उल्टा हो गया। अब उसके बाद जो कंपटीशन फीड फॉरवर्ड पास के बाद चल रही है आगे, फिर वो उल्टी हो जाएगी, और उसके कारण फिर बढ़ जाएगा लॉस फंक्शन का जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। ठीक है। तो हमारा एम यही रहता है कि हम इस इस स्टेज में ला अपने अपनी ट्रेनिंग को लाने की कोशिश करें। ठीक है, मतलब सबसे कम से कम से कम। अब इसको करने के लिए जो भी एल्गोरिथम यूज होती है उसको कहते हैं बैक प्रोपोगेशन। समझ गए। अब बैक प्रोपोगेशन में जो यूज होने वाली एल्गोरिथम्स है, तो आपको पता है कि जब हमने ये ग्राफ बनाया, तो आप देख पा रहे हो कि हमारे, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वेट्स की वैल्यू लेके, वेट वैल्यू। तो आप जब वेट वैल्यू को रैंडमली चेंज करोगे, तो जैसे मान लो आपका पॉइंटर है अभी, ट्रेनिंग पॉइंट मतलब जो ट्रेन करने वाला आपका एक्चुअल स्थिति है जो मॉडल की, वो मान लो यहाँ पे है। मतलब आपके पूरे वेट्स ये हैं। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपने फिर कुछ ऐसा करे, वेट की वैल्यू कुछ रैंडमली कुछ और चेंज कर दिए, मान लो आप थोड़ा आगे बढ़ गए, थोड़ा सा चेंज किए, तो वो फंक्शन यहाँ पे आएगा, मतलब कि कम होगा। जरूरी है क्या ये? नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जब आप रैंडमली असाइन करते हो वेट्स की वैल्यू, तो आपकी आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार यहाँ कहीं कहीं ऐसे होवर होती है। हमारा प्रोपोगेशन होने का जो गोल है वो ऐसे होना चाहिए। तो हम जो भी एल्गोरिथम यूज करें, वो हमारा स्टेप साइज को, स्टेप जो स्टेप वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार रखें, तो बेहतर है। ठीक है। वो कैसे करेंगे, आगे देखो। तो मैं यही वाला एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, और इसको थोड़ा सा हम अब बड़ा बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ग्रो कर लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल कुछ इस प्रकार है कि मैं 1 घंटे, सॉरी, 1 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, मेरे को रिजल्ट क्या मिला उसका। मान लो मैं 1 घंटे पढ़ा तो मेरे को 10 यूनिट्स, मतलब 10 मार्क्स आए, मान लो कुछ भी मान लो। और 2 घंटे पढ़ा तो मेरे मार्क्स हो गए 20। ठीक है। मेरे को पता है आपको लॉजिक यहाँ पे दिख पा रहा है, न्यूरल नेटवर्क को यही लॉजिक सिखाना है हमें। क्या पता वो कैसे सीखता है, लेकिन हमें कुछ इस प्रकार ही सिखाना है कि वो यही प्रिडिक्शन करेगी, जब मैं 3 घंटे पढ़ूंगा तो शायद तक मेरे को 30 मार्क्स मिले, ऐसे करके वो आगे इंटरपोलेट करे। तो ये इंटरपोलेशन की जो टेक्निक है, वो न्यूरल नेटवर्क को सिखाने को ही ट्रेनिंग बोलते हैं। और वो बैक प्रोपोगेशन में किस प्रकार होती है हम वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर अपन थोड़ा खोल के देखें तो क्या होगा कि वाई क्या था, वेट और बायस, है ना। तो न्यू वेट इक्वल टू वेट माइनस लर्निंग रेट ऑफ डेल वाई बाय डेल डब्ल्यू, और न्यू बायस इक्वल टू ओल्ड बायस माइनस लर्निंग रेट ऑफ प्लस डेल बायस। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनके थ्रू हम हमारे बैक प्रोपोगेट करते समय लॉस फंक्शन को कम करने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्मूले क्या बोल रहे हैं आपको बताता हूँ। जब अभी हम देख रहे थे कि रैंडमली जब हम वेट्स को एडजस्ट कर रहे थे, तो आप देख रहे थे हमारे ट्रेनिंग, मतलब जो हमारी लॉस की वैल्यू वो कैसे कम हो रही थी, रैंडमली कम हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। लेकिन जब हम एक हमारा लीनियर पाथ लें, मतलब इसको थोड़ा सा रूल बेस्ड कर दें, कि यार मैं चाहता हूं कि लॉस फंक्शन कम हो। ठीक है, एक रूल लगा दें यहाँ पे, कि अब यहाँ पे रूल बेस्ड लर्निंग करें। याद है मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि थोड़ा सा ये तो हाइब्रिड हो सकता है ना। हमारे जब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा बैक प्रोपोगेशन या कोई भी एक मॉड्यूल पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा सा हाइब्रिड हो सकता है, किस प्रकार से, कि उसमें क्या रूल लगा सकते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हो ये रूल मैंने लगाया कि लॉस फंक्शन कम होना चाहिए। कि ये जो ग्रिड दिख रही है, लॉस ग्रिड दिख रही है, ग्रीडी अप्रोच लॉस फंक्शन कम करने की, तो ये वाली जो अप्रोच है, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट कम करना। और बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम से जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो काफी फास्ट होती है, काफी ऑप्टिमाइज वे में होती है। ठीक है।
तो अब हम आपको ये समझाते हैं कि ये और ये फंक्शंस, सॉरी, ये और ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या मीन कर रही है। देखो, ये है नया वाला वेट। नया वाला वेट मतलब जब वो बैक प्रोपोगेट होगा तो जो पिछला वाला न्यूरॉन है उसको भाई अब कौन सा वेट आना चाहिए, वो अब बताऊंगा मैं कैसे होता है। ठीक है, जो उसका एक्चुअल वेट है उसमें आपको माइनस, अभी ये भूल जाओ, ठीक है, उसमें माइनस करना है डेल ऑफ लॉस प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। ये क्या चीज है, थोड़ा इसको अलग लिखते हैं, डेल ऑफ लॉस प्लस डेल ऑफ वेट। इसका मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल है। पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई भी चीज कैसे बदल रही है, रेट ऑफ चेंज। माने कि आपने देखे होंगे जब हम किसी भी चीज का कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, जब हम उसका परपेंडिकुलर निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेस, उसका जो परपेंडिकुलर है वो निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेस। ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। ये सब बातें मुझे पता है आप लोग को पहले से पता है, लेकिन मैं एक इंट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू बेस मैं क्या कह रहा हूं। परपेंडिकुलर क्या है, ये जो खड़ा रहता है ना, वर्टिकल, और वो क्या होता है, वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, उसकी ये डायनेमिक्स है, राइट। एक ट्राइंगल में जब ट्राइंगल को बड़ा करोगे तो वो या तो ऊपर होगा या तो नीचे जाएगा। और बेस का कैसे होगा, हाँ करेक्ट, या तो ऐसे होगा। तो कितना ऐसे होगा तो वो कितना बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर कितना बढ़ रहा है ना। तो जब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं, आप समझ रहे हो, जब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज निकलता है। किसका रेट ऑफ चेंज निकलता है, वो परपेंडिकुलर, वो कितना बढ़ रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है उस डंडी में। जो हम ग्राफ में देखें अगर वाई एक्सिस में तो वो कितनी बढ़ रही है, इसलिए हम उसको टेन थीटा को डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। आपको पता होगा कि हम डिफरेंशिएशन, जब अपन ने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कभी पढ़े होंगे तो हमने देखे होंगे कि वो डिफरेंशिएशन में हम टेन थीटा भी लिखते हैं, कि वो जो टेंजेंट है उससे हम किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन डिफाइन करते हैं, है ना। इसलिए डिफाइन करते हैं, यही रीजन है उसका। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि वो टेंजेंट जो है वो उस परपेंडिकुलर की अप्रोक्सीमेट हाइट की तरफ जाती है। आप देख रहे हो जब वो टेंजेंट होती है, जैसे ये कर्वेचर है हमारे पास, तो अगर मान लो इस पॉइंट का टेंजेंट ये है, तो अब ये कितना इसका डिफरेंशिएशन होगा जब हम बोलेंगे, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेट्स कंसीडर दिस इज माय कार्टेशियन प्लेन। सॉरी गाइस, मैं ऑर्थोगोनल नहीं बना पाया इसे। ठीक है, ठीक है। अगर कंसीडर कर लेते हैं कि ये अपना कार्टेशियन प्लेन है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम इस हाइट के बढ़ने का रेट निकाल रहे हैं कि यार ये कितने रेट में बढ़ा होगा। क्या ये बहुत जल्दी बढ़ गया, क्या ये बढ़ा आ रहा है, या कि ये स्टीडी है, मतलब स्टीडी है का मतलब बढ़ा नहीं, शुरू से वैसे ही है, फ्लैट है। समझ रहे हो, अगर बहुत जल्दी बढ़ रहा है मतलब ऐसा आना चाहिए, है ना। तो वही इसका रेट ऐसे पता चलता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यार डिफरेंशिएशन क्यों क्यों करना, डिफरेंशिएशन क्यों करना वेट अपडेशन के लिए, ग्रेडियंट डिसेंट के लिए, या फिर बैक प्रोपोगेशन के वेट अपडेशन वाले सिनेरियो के लिए, है ना। जब हमको रेट ऑफ चेंज पता चल जाएगा कि वेट कितने रेट से चेंज हो रहा है, सॉरी सॉरी माफ करना, जब आपको लॉस फंक्शन पता चल जाएगा कि वो लॉस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या है, कितना रेट ऑफ चेंज में लॉस फंक्शन जा रहा है, मतलब कि अगर अगर वो ज्यादा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हम, मैंने आपको जब बताया था अपना ये जो ग्राफ है, अगर वो जब ज्यादा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब जरूर वो कुछ इस प्रकार से चेंज हो रहा होगा, इस प्रकार से उसकी बढ़ोतरी हो रही होगी। ये देखो, जब वो कम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यार उसका रेट ऑफ चेंज गिर रहा है, घट घट रहा है ना, घटने की प्रणाली में। तो इसलिए हमको रेट ऑफ चेंज चाहिए, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि भैया ढलान कहाँ पे है, चढ़ाई कहाँ पे है हमारे ग्राफ की, लॉस फंक्शन वर्सेस वेट की, ठीक है। हाँ, इसलिए हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट निकालते हैं या फिर बायस निकालते हैं, दोनों निकालते हैं साथ में, ठीक है, फिर अपडेट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है। जब हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ते हैं, पढ़े हो गए या फिर आपने यूजी अंडर ग्रेड में कभी भी, मैं बताता हूँ क्या होता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस क्या होता है कि जब आपके पास दो से ज्यादा दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसमें कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो वो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है। और आप अभी देख पा रहे हो हमारे पास वेट बायस दो चीजें और वाई है, वाई वेट बायस, तो वाई वेट और बायस पे डिपेंडेंट है। अब देखो वेट और बायस दो पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम यहाँ पे डेल लगाते हैं,
डेल लगाते हैं मतलब पार्शियल डिफरेंशियल, कि भाई मैं अभी सिर्फ एक का करूंगा डिफरेंशिएशन, बाकी को मैं कांस्टेंट मानूंगा, बाकी भाड़ में जा। इस ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं होता, बस इतना ही होता है। ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब किसी एक वेरिएबल को पकड़ के पूरा रद बदा के, सॉरी सॉरी सॉरी, किसी एक वेरिएबल को पकड़ के पूरा डिफरेंशिएशन मार देना, और बाकी सारे वेरिएबल का क्या करना है, तो बाकी सबको कांस्टेंट मान लो, ऐसे करके उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है। हाँ, तो पहले हम करेंगे ये। अब जब हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो वो चेन रूल आते जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि चेन रूल क्यों करना है और क्या होता है। ठीक है। तो अब हम, हमारा जो वो वाला टॉय एग्जांपल था, हाँ ये वाला, इसमें हम करते हैं बैक प्रोपोगेशन करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको सिर्फ बैक प्रोपोगेशन सीखना है। ठीक है। आपको अभी, आप रिजल्ट आने के लिए ग्रीडी मत होना कि यार रिजल्ट, क्योंकि नहीं आएगा ना, डेटा सेट ही नहीं है, दो ही इंडेक्स का डेटा सेट, क्या ट्रेन होगा न्यूरल नेटवर्क कितने भी पॉक में, है ना। एक डेटा सेट चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा सेट चाहिए होता है। अब मैं आपको बोल दूं एक लेटर दे दूं ए, और उससे पूरे क्या, पूरा आप शेक्सपियर की जैसी नोवेल लिख पाओगे क्या? इसे नहीं लिख पाओगे ना। आपको बहुत सारे व्यंग देखना होगा, पढ़ना होगा, तब आप पढ़ पाओगे, आपका दिमाग भी वैसे ही ट्रेन होता है। वही मैं कह रहा हूँ, अभी हमारे पास सिर्फ ए है ना। तो चलो देखते हैं। अभी आप रिजल्ट्स में ग्रीडी मत होना, अभी आप बैक प्रोपोगेशन को समझो क्या होता है। ठीक है। तो देखो मैंने ये नोट्स बनाए हैं बैक प्रोपोगेशन के, टॉय एग्जांपल को कंसीडर किया है। आप देख पा रहे होंगे, रुकिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये हमने यहाँ पे मल्टी लेयर प्रेसिपिटोन लिए, जहाँ पे हर एक लेयर में सिर्फ एक न्यूरॉन है। और हम देख पा रहे हैं कि इसमें W1 B1 है, और इसमें W2 B2 है, वेट और बायस, मतलब वो न्यूरॉन की आइडेंटिटी जो कि हमने आगे पढ़े हैं, राइट। हाँ। तो अब हम इसमें बैक प्रोपोगेट करेंगे, लेकिन भाई बैक प्रोपोगेट करने से पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमने इसमें फॉरवर्ड पास किया। बिना फॉरवर्ड पास के क्या, किस चीज को बैक प्रोपोगेट करोगे, किस चीज को, है ना। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पास करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे बैक प्रोपोगेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, रैंडमली इनिशियलाइज जो वेट्स हैं, डब्ल्यू जितने भी वेट्स हैं वो 1 है, और जितने भी बायस हैं वो 2 है। ठीक है। हमारा जो इनपुट है मतलब डेटा सेट है वो होगा 2, और हमारा जो प्रिडिक्टेड है वो है 10, मतलब हमें प्रिडिक्ट करना है 10, हम इनपुट दे रहे हैं 2। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच का गैप को हमारा न्यूरल नेटवर्क कैसे लर्न करता है फिल करना। ठीक है। कि आप हर बार 2 दो तो वो 10 थ्रो करे, हम एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहे हैं, समझ गए। तो ये था इनिशियलाइजेशन जो मैंने आपको समझाया। अब मैंने एक ब्लॉक बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरवर्ड पास। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये Z1 जो है वो इनपुट है हिडन लेयर का। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि 2 जब इसमें आएगा तो 2 ही आएगा, उसमें हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाए तो 2 ही पास हुआ। ठीक है। क्योंकि 0 और सॉरी वैल्यू होता है मैक्स ऑफ 0 to x, जो कि इस प्रकार दिखता है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, अनटिल एंड अनलेस आपकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो अगर नेगेटिव है तो वो नलिटी मिला देगा, मतलब जीरो बना देगा वैल्यूज को। ठीक है। हाँ, बढ़िया। तो हमने देखे हिडन लेयर का जो आउटपुट आया वो 2 का 2 ही आया। फिर हमने देखे आउटपुट लेयर का जो आउटपुट आया, जो कि वाई प्रिडिक्शन, वो आया 2, जो था वही आया फॉरवर्ड पास करे तो। अब हम लॉस फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आप लोग को समझा रखा हूं पहले से, एक बार फिर से बता देता हूं कि लॉस फंक्शन क्या होता है। लॉस फंक्शन प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये अपनी रिकॉर्डिंग थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू, मुझे नहीं पता ये कहाँ से कनेक्ट होने वाला है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। लॉस फंक्शन होता है एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस। तो अभी हम उसको कैसे डेराइव करें, यार उसको कैलकुलेट कैसे करें स्टैटिस्टिक्स में, है ना, करते कैसे हैं उसको कैलकुलेट, वो सीखने वाले हैं। ठीक है। आप लोगों ने वो बुक से पढ़ा होगा और सामने वाले ने आपको बोला होगा कि याद कर लो, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने समझे डिफरेंस, कि एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में डिफरेंस है ना। तो अब देखते हैं, हम एक्चुअल वैल्यू को मैंने ए वी लिखा है और प्रेडिक्टेड वैल्यू को पी वी लिखा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब कोई मेरे को बोल सकता है या फिर नहीं बोल सकता, आई डोंट नो, किसी के दिमाग में हिट किया हुआ कि विशेष भैया प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का भी तो डिफरेंस हो सकता है ना यार। मैंने बोला हाँ भाई सही बात है। तो ये वाली जो सिमिट्री है इसको हटाने के लिए, मतलब ये वाली सिमिट्री को हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं, समझ गए, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में स्क्वायर कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि विशेष भी है, इसका तो ये करने का एक बहुत अच्छा एक और तरीका है। मैं बोलूंगा हाँ क्या है, तो यार मॉड लगा दो, मतलब मॉड लगा देंगे तो वो साइन हट जाएगा ना यार उस चीज में।
तो हाँ वो भी सही बात है, तो हम मॉड भी लगा देते हैं। ये लो, अब ये हो गया दो फॉर्मूले एक साथ डिराइव करने का तरीका जो मैं आपको अभी कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों के बीच में इनको एवरेज कर दें, समझ रहे हो, ये दोनों फॉर्मूले का अभी ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को एवरेज कर दें, एवरेज कर दें मतलब मीन निकाल दें, एवरेज करना मुझे नहीं लगता कि एक स्पेसिफिक वैल्यू बात बोल दी है मैंने। अगर हम इनका मीन निकाल दें, मतलब हम इनको सेंट्रल टेंडेंसी में कन्वर्ट कर दें, एक सेंट्रल वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, है ना, तो वो हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा मीन स्क्वायर एरर, और दूसरा वाला हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हाँ भाई, ये दो तरीके होते हैं लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करने के, दो तरीके होते हैं, ठीक है। यू हैव टू ऑप्शंस टू कैलकुलेट लॉस, एक्चुअली यू हैव मोर ऑप्शंस, बट दीज आर क्वाइट फेमस ऑप्शंस, ओके। और अभी हम कंसीडर करने वाले हैं एमएससी, ठीक है। और आपको बता दूं कि ज़्यादातर जगह में एमएससी ही यूज़ होता है, तो हम एमएससी यूज़ करने वाले हैं, और मैंने भी इस टॉय एग्जांपल में एमएससी यूज़ किया है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एक डेरिवेशन, बहुत सिंपल सा जो कि, ठीक है, डेरिवेशन सिंपल ही होते हैं, समझाने वाला होना चाहिए सिंपल, ठीक है। बात ये है, मैं अभी अल्फा बीटा गामा कर देता आप लोगों को और आप नोट्स बनाते फिर जाते। चलो, तो देखो यहाँ पे मैंने वही किया हूँ, वाई प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल वाई, ठीक है, ओके। तो हमने निकाले 32 आया, कैसे निकाले, देखो हमारा गोल था, हमारा अभी वैल्यू क्या आई 2, तो प्रिडिक्टेड कितनी थी, मतलब प्रिडिक्टेड कितनी आई और एक्चुअल कितनी है 10, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लगाएंगे तो, और इसका स्क्वायर कितना होगा 4, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 32, एंड दैट्स हाउ वी गॉट 32, ठीक है। चलो, तो अभी का लॉस निकल गया, मतलब अभी जब हमने एक फॉरवर्ड पास करे और लॉस कैलकुलेट करे तो हमारा 32 आया, याद रखना ये बात को। अब हम आते हैं नीचे, ये मेन चीज है, बैक प्रोपोगेशन हो गया, सबसे गई पूरी वैल्यू, आप देखिए यहाँ पे हिडन लेयर में गया आपका वैल्यू 2 आया, आउटपुट लेयर में गया फिर 2 आया, क्यों आया 2 यार, क्योंकि ये देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कि इनपुट वैल्यू के साथ गया 1 + 0 = 2, ये 0 है यहाँ पे बायस, तो b = 0 हो गया, और वेट 1 था तो इसलिए मैंने 2 के साथ 1 को, सबका एक रीजन है, ठीक है। आपको बस आंख खोल के देखना है, आंख खोल के समझना है सारी चीजें, ठीक है, गुड। हाँ, तो अब तो गाइस हम कहाँ पे थे, भाइयों, तो हम लोग ने फॉरवर्ड लेयर देख लिए, फॉरवर्ड लेयर का पास देख लिए, अब हम आएंगे हमारे लॉस फंक्शन को कम करने में, तात्पर्य हमारे वेट अपडेशन वाले पैराडिगम में आएंगे, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है, और इसके बिना मुझे नहीं लगता कि हम अभी जितना ए आई करते हैं, ठीक है, जितना लोग ए आई करते हैं, वो ये बैक प्रोपोगेशन का प्रमाण है। ये बैक प्रोपोगेशन जो इतनी एफिशिएंट एल्गोरिथम है वेट अपडेशन की, जो इसने हमें दिया, मैं मानता हूँ ये एसिम्प्टोटिकली बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब हर बार एक डिफरेंशिएशन और ग्रेडियंट एस्टिमेशन कैलकुलेट करना बहुत बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क है, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन अभी तो हमारे पास लॉस फंक्शन को कम करने के लिए और ग्रेडियंट बूस्ट करने के लिए इससे बेटर एल्गोरिथम नहीं है। हाँ, लेकिन यंग माइंड्स लाइक यू एंड मी, अगर हम कोई निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अभी तो कोई नहीं है। हाँ, मैंने एक पेपर पढ़ा था नो प्रॉप करके, वो एक पेपर है जिसमें उन्होंने डिफ्यूजन मॉडल्स यूज़ करे हैं। अभी मुझे लगता है डिफ्यूजन मॉडल समझाने के लिए आप लोग अभी उस वर्ड्स को समझ, एटलीस्ट वो वर्ड को समझने के लिए, गैन आर्किटेक्चर को समझने के लिए, फिर उसका जो गैन आर्किटेक्चर का कॉम्पिटिटर है डिफ्यूजन आर्किटेक्चर, वो समझने के लिए अभी आप बहुत नए हो, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि बैक प्रॉप ना समझाओ। बाकी बाकी कोई प्लेलिस्ट में इस चीज़ की बात नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा बात, सबको सिलेबस सिलेबस मायने रखता है, कि बस बैक प्रोपोगेशन समझा दिए, ग्रेडियंट बूस्टिंग समझा दिए, वेट अपडेशन समझा दिए। मैंने अभी जितने सिलेबस देखा है, आई इंक्लूड द MIT के लेक्चर भी इंक्लूड कर दूं मैं, तो उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं करे हैं जो थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड हो, मतलब कि रिसर्च ओरिएंटेड हो मतलब कि आपके अंदर कोई ऐसा थॉट जगा दे कि आप भी बैक बैक प्रोपोगेशन या फिर उससे बेटर कोई एल्गोरिथम लिख पाओ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी फीलिंग समझो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिर्फ पढ़ो मत, खुद से भी सोच के देखो कि यार क्या मैं इससे बेटर बना सकता हूँ। अब तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो थोड़ा ये चीज को अपने लर्निंग पैराडिगम में मिक्स करो, और फिर देखो जो आपका दिमाग जो ब्यूटी लाता है, जो ब्यूटीफुल बनता है आपका दिमाग, फिर देखना आप। ठीक है, हम कहाँ पे थे, बातें तो बहुत होती रहेगी, चलो अब हम बैक प्रोपोगेशन को स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो हमने देखे कि
बैक प्रोपोगेशन में वेट अपडेशन की प्रणाली होती है। और मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है, कितना प्यारा था कि 32 इज वेरी हाई, नॉट एटलीस्ट क्लोज टू 10। आप देख रहे हो कि लॉस फंक्शन कितना हाई है, 32 इतना हाई है कि साला वो तो 10 के क्लोज भी नहीं है। मतलब जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं साला उतना भी नहीं है। तो इसलिए अब हम बैक प्रोपोगेशन यूज करेंगे। बैक प्रोपोगेशन कैसे करते हैं? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्टरी दे देता हूँ बैक प्रोपोगेशन क्या है, फिर हम कैलकुलेशन में गुजरेंगे, कैलकुलेशन से अपने आप को गुजारेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। मैं आई एम प्रीटी श्योर कि मैं इस इक्वेशन से अगर आपको समझाऊं बैक प्रोपोगेशन तो ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने, सॉरी सॉरी, हाँ, तो मैंने दो इक्वेशन लिखा अगली सी। डब्ल्यू डैश और बी डैश है न्यू वेट, अपडेटेड वेट, और बी डैश है न्यू बायस या फिर अपडेटेड बायस, आप जो भी कह लो आपकी सहूलियत से, ठीक है। मैं आप में कोई ऐसा सुपर इम्पोज नहीं करना चाह रहा कुछ। और डब्ल्यू और बी है पुराने वेट्स, पुराने मतलब जो फॉरवर्ड पास में आए। डब्ल्यू डैश क्या है? जो बैक प्रोपोगेट हुए, होते समय कैलकुलेट हुए, नए बने, मॉडिफाई हुए। समझ रहे हो बात को? हाँ। अब वो कैसे मॉडिफाई हुए? भाई उनसे कुछ चीज माइनस हुई, निकाली गई, या जोड़ी गई, प्लस हुई। क्या चीज निकाली गई और जोड़ी गई, उसमें यहां पे मैंने लिखा हुआ है, देखो, देख पा रहे हो? तो ये चीज निकाली गई या जोड़ी गई, ये क्या है? इतना अगली सा ईटा बनाया हुआ है मैंने। फिर ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन क्या है, क्या चीज है? अभी लग रहा होगा ये एलियनेटिक, लेकिन मैं शर्त लगा के कहता हूं कि हर एक इंसान कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या है। इसको थोड़ा सा हम लोग इस एब्स्ट्रैक्टेड सिंबल को थोड़ा खोल के देखते हैं यार क्या है, ठीक है। एल अपॉन वेट। तो आप देखिए मैंने लगाया है ईटा इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस फंक्शन अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू, दैट इज कॉल्ड ईटा टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? चलो अपन शुरुआत से शुरू करते हैं। जिसको पता भी होगा वो भी सुन लो, ठीक है, क्योंकि प्री नोन नॉलेज को फिर से सुनना कोई बुरी बात नहीं है। सुन लो, ठीक है। और मुझे लगता है ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग को एक, मैं थोड़ा नया पेज यूज कर लूँ। हाँ, तो भाई हम चालू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट मीन्स हम चालू करते हैं डिफरेंशिएशन से, लिमिट से, कंटिन्यूटी से, ठीक है। चलो, तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। हम कहते हैं यार कि जब डी वाई डी एक्स लिखते हैं कोई भी फंक्शन का, है ना, डी वाई डी एक्स ऑफ लिखते हैं कोई भी फंक्शन, और ये एफ एक्स को मैं वाई भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि वाई इक्वल टू एफ एक्स को वाई मान लिया, क्या दिक्कत है? वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है कि वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। जैसे कि एक इन्फेंट बेबी है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। कैसे देखोगे आप, कैसे चेंज हो रहा है? वो तो चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ। आप देखो उसको, अगर आप 80 साल बाद देखो तो वो काफी बूढ़ा हो जाएगा। तो वो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है। तो हम डिफरेंशिएशन में यही नापते हैं, चेंज नापते हैं, चेंज, कि वो कितना बढ़ा कितना कम हुआ वो नापते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया ठीक है नाप लो नाप लो, माइनस क्यों नहीं करते? माइनस भी कर सकते हो, माइनस करके भी तो नाप ही सकते हो ना। या वो बच्चा जो है हम उसके एज से ऐसा नाप सकते हैं कि वो कितने साल का हुआ है। अरे मैं बोलता हूँ हाँ भाई नाप सकते हो आप, ऐसे करके आपको एक सेंट्रल टेंडेंसी मिल जाएगी। दैट इज, हम उसको बनाते हैं खड़ा वाला ट्रायंगल, राइट, सीधा ट्रायंगल, कि आपको वो डिफरेंस मिल जाएगा कि वो डिफरेंस कितना है एक्चुअल वैल्यू और उस उतनी वैल्यू का। लेकिन आपको ये मैट्रिक्स नहीं मिलेगा कि उसके बढ़ने का दर क्या है। मतलब कि कि वो हर बार यूनिफॉर्म रेट से तो नहीं बढ़ रहा था ना भाई, समझ रहे हो? हर बार एक यूनिफॉर्म रेट से, क्या, क्या, फक यार, कोई बात नहीं, आई डोंट गिव अ फक। हम काटते हैं, हम यहाँ से फिर से चालू करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे पता है ये मेरा रूम है, ये मेरा स्टूडियो नहीं है, तो एडजस्ट मुझे करना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स, कि वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है।
हम जब डिफरेंस निकाले यार, जब तूने डिफरेंस निकाला वो इन्फेंट का और उसका, जब वो 80 साल का हो गया, तो तेरे को कैसे पता 80 साल का हो गया? अरे भाई जब तूने उसको माइनस किया होगा, तेरे को फर्क पता चला होगा कि तूने इनिशियल स्टेज जब तू आया था उसको देखने के लिए, मान ले वो 9 महीने का था, मान ले वो 1 साल का था फॉर सिंप्लिसिटी, और अब वो 80 साल का हो गया, तो 79 ईयर्स का डिफरेंस है ना? वो चेंज है। वो चेंज चेंज का रेट नहीं दिखा रहा है, वो चेंज दिखा रहा है। तो फिर रेट ऐसी कौन सी चीज है? तो आपने शायद तक डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े होंगे कि चेंज क्या होता, सॉरी, रेट क्या होता है। रेट का मतलब कि कोई चीज कितनी तेजी से बढ़ रही है या कितनी तेजी से घट रही है। इसको हम समअप करके बोले कि वो कितनी तेजी से या कितनी, किस गति से चेंज हो रही है। इसमें गति नहीं दिखी ना भाई मेरे। 79 यूनिट्स की दर से वो बूढ़ा हो गया, इसमें गति कहाँ दिखी? मान ले वो टाइम ट्रेवल कर रहा था, तो वहां पे उसका रेट श्रिंकअप हो गया, उसका रेट डेविएट हो गया, है ना भाई? अब सारे फंक्शन तो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चलते ना भाई। हमारे कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है, तू देख, तू हर चीज को dt से थोड़ी डिफरेंशिएट करता है, या फिर कोई हर बार कोई ऐसा फंक्शन थोड़ी यूज करता है कि जो टाइम के रिस्पेक्ट में ही बाउंडेड हो, टाइम बाउंडेड हो। हमारे पास, हम मैथमेटिक्स में तो एटलीस्ट फिजिक्स को अगर निकाल के देखें तो सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें टी नहीं होता है ना? हाँ। तो उनका चेंज होने का दर अलग अलग होता है। कोई कोई पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा चेंज हो जाता है, कोई पर्टिकुलर टाइम में कम चेंज होता है। समझ रहे हो बात को? तो यही ब्यूटी है, डिफरेंशिएशन बताता है। यही जो ब्यूटी है कि अब तेज हो रहा है चेंज, अब कम चेंज हो रहा है, ये डिफरेंशिएशन बताता है। ठीक है? मैंने आप लोग को मैं जो फील करता हूँ डिफरेंशिएशन को लेके, मैंने क्यों फिर से बताया, इसका रीजन ये है क्योंकि मैं आगे चल के ऐसी बहुत सारी टर्म्स यूज कर सकता हूँ जो मेरी इस थ्योरी और इस फ्रेमवर्क से बेस्ड हो। तो थोड़ा आप लोग को अलग नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या बोल रहा है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। वो लिमिट वाला फॉर्मूला तो प्यारा है, अच्छी बात है। हम थोड़ा इसको अब ना रेशियो के तरीके से देखते हैं, फ्रैक्शनल तरीके से देखते हैं, थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखते हैं। ठीक है? बहुत हो गया कैलकुलस के तरीके से देखना। अब हम थोड़ा ट्राई करते हैं इसको, थोड़ा यूक्लिड को घुसाते हैं इसमें और देखते हैं कि यूक्लिड इस चीज को कैसे देखता है यार। ओके, चलो। हम्म, तो अपन को पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल वो इस प्रकार दिखता है। अब आप देखो एक चीज, अगर मान लो कि ये वाला जो एरिया है उसका, ये वाला, और ये वाला जो एरिया है, अगर इसको आप थोड़ा सा चेंज करो, ये वाले एरिया को, तो ये वाला एरिया कितना चेंज हो रहा है? मैं अभी ये सब क्यों बोल रहा हूँ पता है? मैं अभी एक फ्रेम बना रहा हूँ आपके दिमाग में, ठीक है? फिर आपको ये पूरा फ्रेम कनेक्ट हो जाएगा, जो पिछली वाली बातें हैं उन सबसे हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज में टाइम बहुत इन्वेस्ट करो, इस चीज में इन्वेस्ट बहुत करो टाइम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? हाँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब मैंने इस वाली को चेंज किया तो ये वाला चेंज हुआ। मतलब जब मैंने बेस को चेंज किया तो परपेंडिकुलर मेरा कितना चेंज हुआ, उसको कैसे लिखूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट या फिर टेन थीटा बोलते हैं उसका, है ना? एक ट्रिग्नोमेट्रिकल तरीका है उसको बोलने का। ठीक है? अब ये चीज कैसे अप्लाई होती है हमारी डेफिनेशन में? हम जब देखते हैं कि जब हमारा एक्स एक्सिस थोड़ा सा चेंज होता है तो हमारा वाई एक्सिस में कितनी बढ़त आई या वाई एक्सिस कितना डिग्रेड हुआ। समझ रहे हो? तो ये दिखाता है टेन थीटा, टेंजेंट उस कर्वेचर की। जैसे मान लो ये कर्वेचर का हिस्सा था, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ बिना बना के, शुरू से बनाने के बजाय। ये लो, मान लो एक कर्वेचर का हिस्सा था और हम जैसे यहां से यहां गए भाई, तो वो घट घट गया। ठीक है? जो यहाँ का ट्रायंगल था और यहाँ का ट्रायंगल था, ये दोनों सिमिलर थे, लेकिन इन दोनों के बीच में हाइट का काफी डिफरेंस आया, एरिया का काफी डिफरेंस आया। ये क्या बताएगा? ये उसका टेंजेंट बताएगा। इट्स टेंजेंट विल शो। और किसी भी चीज का टेंजेंट कैसे बताते हैं? और मैंने अभी बताया टेंजेंट क्यों बताएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको पूरा टेन थीटा का सिग्निफिकेंस दिया। ठीक है? मैं हवा में कोई बात नहीं बोल रहा हूं, तो मैं लग रहा हुआ हवा में कोई बात बोल रहा हूं। जल्दी से टैप टैप करो, 15 सेकंड पीछे हो जाएगी, 10 सेकंड पीछे हो जाएगी वीडियो। फिर देखो मैंने अभी टेन थीटा बताया, क्यों बोल रहा हूँ उसको टेन थीटा। ठीक है? मैं हर चीज का रीजन देके बता रहा हूँ। ठीक है? तब भी तुम लोग को लगे कि कुछ चीज हवा में बोल दिया है, कमेंट करो, यूज करो वो कमेंट सेक्शन। ठीक है? वो दिखाने के लिए नहीं है, वो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कमेंट सेक्शन को पूरा एक डिस्कशन पैनल बना ले।
शायद जैसे जैसे हमारे फैमिली मेंबर जुड़ते जाएंगे, शायद वो जो मेरा सपना है डिस्कशन पैनल बनाने का हमारे कमेंट सेक्शन को, वो सिद्ध होता जाएगा। अच्छी बात है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि टेंजेंट से निकालते हैं, और टेंजेंट को कैलकुलेट करने का तरीका है वो वाला लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में जो है ना, कि वो हाइट डिफरेंस निकाल के और एच इज टेंडिंग टू जीरो, और उसी को हम लोग फिर डिफरेंशिएशन बोलने लगते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलने लगते हैं। तो अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम रेट ऑफ चेंज को डिफरेंशिएशन से क्यों जज करते हैं। बस मेरे को यही आप लोग को समझाना था, और कुछ नहीं। चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको थोड़ा इसको विजुलाइज थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है एक चीज, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा इंट्यूशन देता हूँ, ठीक है। आपको पता है जब आप आपका वेट जब रैंडमली नहीं, आप जब फॉरवर्ड पास सबसे स्टार्टिंग पहला इटरेशन होता है कि आपका वेट पूरे गलत है, पूरे वेट्स आपके गलत हैं, जितने भी न्यूरॉन हैं, जितने भी हैं आपके न्यूरॉन, जितनी लेयरों में, पूरे वेट रैंडमाइज्ड है, गलत है, ठीक है। नंपाई में रैंड एंड फंक्शन है, वो यूज होकर हम लोग पूरा रैंडमाइज करते हैं उसको। तो जब आपका लॉस फंक्शन होगा बहुत बड़ा, इन्फिनिटी बहुत बड़ा, मतलब बहुत गलत होगा, ठीक है। इन्फिनिटी तो नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन काफी काफी गलत होगा, लॉस फंक्शन काफी बड़ा होगा। जैसे आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, लॉस फंक्शन काफी बड़ा है, ठीक है। तो वैसे ही अभी काफी बड़ा है। आप जैसे जैसे बैक प्रोपोगेट करोगे, जो एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं उसको यूज करोगे, कि वो जो गलती है उसको माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, वो करोगे ना भाई, तो वो धीरे धीरे जीरो की तरफ आएगा या कम होते जाएगा। फिर एक टाइम आएगा, उसको एक मिनिमम मिलेगा अपना, और वो फिर यहां से उठ जाएगा। अरे मेरे पास पेज थोड़ा सा वो हो गया, पेज मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन मैं क्या पता कौन सा ही क्यों यूज कर रहा हूँ। हाँ अब देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार का होता है। और हमारा जो एम है, हमारा एम होता है यहां से इस ढलान से उतरते उतरते इस स्टीप, ये जो जगह है प्लेन, यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉस फंक्शन मिनिमम है ना भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। हम लोग जब उस वेट में आ जाएंगे, उस वेट अरेंजमेंट में आ जाएंगे जब हमारा लॉस फंक्शन मिनिमम होगा, इसका मतलब हमारा न्यूरल नेटवर्क वेल ट्रेन हो गया है, हमारा न्यूरल नेटवर्क वेल ट्रेन हो गया है। समझ रहे हो बात को। हाँ, तो हम हमारा वही तरीका होता है कि नीचे आने का, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। ग्रेडियंट क्या है, अब कोई पूछेगा यार ग्रेडियंट क्या बोला विशेष ने, तो हमने अभी डिफरेंशिएशन देखे, तो अभी हमने डिफरेंशिएशन जब देख रहे थे, तो ये वेरिएबल कैलकुलस था, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, इतना। जब हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस देखेंगे, जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मतलब y पे डिपेंडेंट जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स है, x भी है, z भी है। नॉर्मली इसको ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, इसको हम ऐसे लिखते हैं z इक्वल टू वाई एक्स वाई। अब z जो है वो x और y पे डिपेंडेंट है भाई। अब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है, तो इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो एक चीज के साथ होता है ना यार, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स। अब तू बोलेगा यार वाई कैसे करूं। हाँ, तो तब हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं, और वहां से शुरुआत होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन की। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डेल बना के। हाँ, डी वाई बाय, जैसे अभी डी एक्स लिखे, तो सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई आया तो इसको कांस्टेंट मान लेंगे, उसको कांस्टेंट के जैसे ही ट्रीट करेंगे। समझ गया बात। फिर उसके बाद y को भी सेम वैसे करेंगे, मतलब y को फिर कांस्टेंट से हटा देंगे, फिर y को भी कैलकुलेट करेंगे, फिर x को कांस्टेंट मान लेंगे। समझ गया। तो ये जो है, ये जो हम कर रहे हैं, इसको जब पूरा सम अप करते हैं तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को ही ग्रेडियंट बोला जाता है। तो किसी फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होगा, मैं मेरे मेरे मतलब मेरा थोड़ा सा नॉलेज ये वाली चीज का, लीनियर अलजेब्रा का, यहाँ एडवांस लीनियर अलजेब्रा बोलूंगा इस चीज को मैं। फिर यहाँ से क्योंकि स्टॉक्स थ्योरम आ जाता है और वो आ जाता है पूरा, ये थोड़ा सा फेड अप हो रहा है, मुझे माफ करना अगर मैंने गलत लिखा होगा, तो फिर भी आप नेट से रेफर कर सकते हो, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर मैंने सही लिखा होगा। डेल एक्स, शायद इसको यहाँ पे, हाँ कोई बात नहीं, वाई जेड। अगर मान लो हमारे पास मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जो है वो कुछ इस प्रकार का है,
समझ गए? तो इसलिए हम ग्रेडियंट लिखते हैं और उसको ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो, अब तुम लोग को ये थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा होगा जो मैंने लिखा था। पहले नहीं लग रहा था, अब फैमिलियर लग रहा होगा। ठीक है, मैंने इसलिए इतना टाइम वेस्ट किया। ठीक है, मेरे को शौक नहीं है कोई इतना कुछ फालतू की चीजें बताने का। मैं जो भी बता रहा हूँ, प्लीज प्लीज अपने लेक्चरर में सबसे पहले भरोसा करना सीखो। वो जो बता रहा है वो फालतू गार्बेज नहीं है। वो फालतू में भी अगर बोल रहा है तो मैं लग रहा है, बाद में काम आएगा। बाद में कहीं ना कहीं तुमको वो कोलाइड करेगा और तुम बोलोगे यार हाँ विशेष भैया ने वो बताए थे ऐसा वैसा। ठीक है, तो रेदर देन स्किपिंग द वीडियो, आप सुन लो। और आई एम प्रिटी श्योर जितना मुझे फीडबैक मिला है कि किसी ने ये प्रॉब्लम तो शेयर नहीं किया है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब हवा में कह देता हूँ बातें, राइट? तो हर चीज़ें कनेक्ट होती है, पूरा नेट बन जाता है, ऐसा लोग कह रहे हैं फीडबैक के हिसाब से। अब देखते हैं आगे क्या है होता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम और इवॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो देखो डेल एल बाई डेल W1, डेल एल बाई डेल B1। तो ये W1 B1 मैंने आपको अभी इनिशियली बताया था कि हमारा W1 B1, 2 मिनट में चेक कर लूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हेलो 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 हेलो। हाँ, तो W1 B1 क्या है? हिडन लेयर के वेट्स और बायस हैं। W2 B2 क्या है? आउटपुट लेयर के वेट्स एंड बायस हैं। ठीक है। हाँ, एक्स क्या है? डेटा सेट है। सिंपल रखना है चीजें। अभी सिंपल टॉय एग्जांपल से बैक प्रोपोगेशन करेंगे। कोई ज्यादा एकदम हवा में इतने सारे लेयर, मल्टी लेयर पेसिपिटॉन में मल्टीपल न्यूरॉन्स बना के नहीं करना है। एक बार दिमाग में भाई एक वो बैठ जाए ना, ब्लॉक्स बैठ जाएं कि यार हाँ 3 ब्लॉक्स हैं, ये इससे कनेक्टेड है, ये वाले अंदर के ब्लॉक में प्लस माइनस होता है, उसमें मल्टीपल, ये बस बन जाए ना भाई, फिर तुम कभी नहीं भूलने वाले चीजें। कोई आपको नींद में भी उठा देगा ना, आप नहीं भूलने वाले चीजें। लोग कहते हैं कि हम चीजें भूल जाते हैं। भाई गलती तुम्हारी नहीं है कि तुम भूल जाते हो, गलती यह है तुमने पढ़ा गलत है वो चीज को। तुमने वो सारी वेस्ट इंफॉर्मेशन भी रख लिया दिमाग में जिसकी जरूरत नहीं है। दिमाग एक एक गुच्छा है न्यूरॉन्स का। ठीक है, वो मेमोरीज को बड़ी एफिशिएंटली रखना जानता है। बाद में क्योंकि उसको फिर जो जरूरी चीज है उसको यूज कैसे करना है फिर वो उसको बनाता है। जैसे आप लेगो पीसेस से बनाते हो ना चीजें, ब्लॉक्स से एक बड़ा सा बिल्डिंग बना लिए, डक बना लिए, बोर्ड बना लिए, दिमाग वैसे यूज करता है चीजों को। ठीक है, तो रेदर देन वेस्ट इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के, काम की चीजों को ध्यान में रख के पढ़ो तो वो ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा। ठीक है। हाँ, तो डेल एल बाय डेल W1 और डेल बी बाय डेल एल बाय डेल B1, ये हिडन लेयर की हम लोग ने पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। फिर उसके बाद सेम वही चीज करके हम लोग निकालेंगे आउटपुट न्यूरॉन का। ठीक है, तो पहले हम लोग बैक प्रोपोगेट कर रहे हैं तो हम लोग अभी कहाँ पे हैं? आउटपुट वाले में है। फॉरवर्ड पास की तो भाई आउटपुट में तो आएगा ना तू। फिर अपन आउटपुट से निकालते हैं और फिर हिडन में जाते हैं, फिर इनपुट में जाते हैं। ठीक है, तो पहले फॉरवर्ड पास हुआ, फिर बैक प्रोपोगेट हुआ। तो ये एक इपॉक है। एक इपॉक मतलब एक इटरेशन, हम इपॉक बोलते हैं मशीन लर्निंग में। फिर फॉरवर्ड पास हुआ, फिर बैक प्रोपोगेट हुआ, ये दूसरा। ठीक है, तो ऐसा होता है। इसी प्रणाली को कहते हैं फीड फॉरवर्ड। ठीक है। और ये जो आर्किटेक्चर है मल्टीलेयर प्रेसिपिटॉन, जब इसमें हम बैक प्रोपोगेशन को इंप्लीमेंट कर लेते हैं या फिर बैक प्रोपोगेशन को डिफाइन कर देते हैं, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, तो उसको फिर हम एमएलपी से फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कहने लगते हैं, FFNN कहने लगते हैं। क्लियर है भाई? बढ़िया, चलो। हाँ, तो अब देखो ग्रेडियंट फॉर आउटपुट लेयर। तो आउटपुट लेयर कि हम अब ग्रेडियंट एस्टिमेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, W2 B2 बताने की जरूरत नहीं है, गुड। ग्रेड अब पहले W2 का करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे चेन रूल कैसा लगेगा, और मैं चेन रूल बताता हूँ कि चेन रूल लगा क्यों रहे हैं अपन। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि मैंने पिछले वाले मतलब पिछले वाले शॉट जो मैंने लिया हूँ अभी शूटिंग किया था, पिछले पिछली वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें मैंने आपको बताया कि नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है क्योंकि पूरा मैसअप हो गया मेरा वीडियो कॉल। एक बार मैं इसमें बता देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन ही हो जाएगा आप लोगों का भी। तो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ बेटर रहेगा। तो आप, अरे आपको पता है ना कैसे लिखेंगे हम लोग इस चीज को? अरे सॉरी, डेल एल बाय डेल W2। सही बात है। एक बार डेल को खोल के देख भाई, क्या है डेल? वाई प्रिडिक्शन माइनस वाई। अब तो ये देख यहाँ पे कि वाई प्रिडिक्शन माइनस वाई क्या है? डेल एल है। अपॉन 2 भी तो है और स्क्वायर भी तो है, ये है ना? अब तू यहाँ पे देख, तू इसको डायरेक्टली वेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर पाएगा क्या?
तो इसको डायरेक्ट वेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे वेट जैसा कोई है ही नहीं। तो इसलिए हम चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, और इसलिए हम चेन रूल यूज करते हैं पाईटॉर्च में। यही यूज करने के लिए बैकएंड में ऑटोग्रेड नाम का मॉड्यूल है, इंजन है, जो यूज करता है। ऑटोग्रेड क्या करता है, अपने आप डिफरेंशिएट करता है चेन रूल लगा के बहुत एफिशिएंटली। तो ऑटोग्रेड इंजन वो है। हम जब पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, पाइटॉर्च से न्यूरल, हम तब भी ऑटोग्रेड नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि तुम लोग को सिर्फ यूज करना सीखना है पाइटॉर्च, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं साथ साथ मैंने पाइटॉर्च बहुत डीपली उसको, मैंने उसका अंदर से कैसे लिखा है उन लोगों ने, उसका आर्किटेक्चरल बिल्ड भी पढ़ा हुआ है। A10 टेंसर का इम्प्लीमेंट, उनने जो डेटा स्ट्रक्चर यूज किए हैं, मतलब बनाए हैं, खुद से डिफाइन किए हैं टेंसर्स, हमने उसे भी अच्छे से पढ़ा है। मैं आपको बीच बीच में उसका डेफिनेशन, उसका मोटिवेशन, उन लोगों ने कैसे बनाया है, वो आपको सिंपल कॉमन सेंस वाली लैंग्वेज में समझाने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को और ऐसा चाहिए कि नहीं। मतलब अगर चाहिए तो मैं ये वाली चीज़ बढ़ा दूंगा, कि मैं जैसे आपको फ्रेमवर्क का बिल्ड समझा रहा हूँ तो बड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को ये बोर लगता है। तो आप मुझे प्लीज़ बताना कि आप लोग को बोर लगता है कि नहीं। हाँ ठीक है। तो अब हम चेन रूल लगाएंगे। तो ठीक है भाई, अभी हट जाओ आप, हम चेन रूल लगाने वाले हैं। तो डेल बाय डेल वाई पी, डेल वाई पी बाय डेल W2। क्या ये देखो, अब आप देख पा रहे हो कि मैंने कैसे चालाकी से डेल वाई पी को लिखा, कि हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो वो डेल एल बाय डेल W2 ही बन जाएगा। और इसी कारण इसको चेन रूल कहते हैं, कि ये है, एक दूसरे को बाइंड करके रखिए, तो ऐसे करके ये चेन बन गई, है ना। आप समझ पा रहे हो, मैं ऐसे ही बना दिया है तो ऐसे ही, सॉरी। हाँ चलो, अब पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इनका गुणा कर देंगे, तो आपका ये निकल गया। और यही विशेष ने यहाँ पे किया है, आप देखो। हाँ, तो ये देखो, डेल एल बाय डेल W p हमने निकाले, सॉरी डेल एल बाय डेल वाई पी निकाले। तो वही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x2 - 1 होता है। मैंने वही यहाँ पे किया, तो 2 से 2 कट गया क्योंकि मीन था। और वाई पी माइनस वाई आया तो 2 - 10 - 8 होगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। फिर हम सेम चीज़ सेकेंड हाल्फ में करेंगे, तो हमने यहाँ वो सेकेंड हाल्फ में करे वही चीज़। अब आपको पता है कि वाई पी, अभी हमने लॉस फंक्शन का वो निकाले थे, अब हम वाई पी को डिफाइन करेंगे। वाई पी क्या है, W2, और H क्या है, स्टेट, मतलब एक तरीके से एक्स ही है प्लस B2, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, W2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो W2 आएगा। और ये तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट मान लिए थे हमने, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विच W2 कर रहे हैं, सब आपको पता है। तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16 आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है ना। सेम यही चीज़ विशेष ने वेट्स के लिए किया है। तो आप देखो यहाँ पे हमने पहले निकाल दिए थे डेल एल बाई डेल वाई पी, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, डेल एल बाई डेल वाई पी को। फिर डेल वाई पी B2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, B2 अकेला है तो 1 हो जाएगा, तो इसका -8 आया सिर्फ। तो चलो भाई, हमको आउटपुट लेयर का डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट तो मिल गया है। चलो हम हिडन लेयर का सेम वैसे ही करते हैं। तो हमको हिडन लेयर का मिलेगा -8 यहाँ से आ गया क्या, आई एम श्योर, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, -16 आएगा और -8 आएगा। अब देखो, अब वो वाला जो फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, उसमें यहाँ से हम वेट, अब यहाँ पे हो रहा है वेट अपडेशन, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट कम हो रहा है, मतलब नीचे हम वो माउंटेन से नीचे जा रहे हैं, ऐसे आप लोग ने अगर दूसरे यूट्यूबर से पढ़े होंगे तो उन लोग ये बोलते हैं ना। हाँ, तो अब देखो, मैं बार बार ये करीब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोग को आवाज़ अच्छे से आए। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोग को अच्छे से। मेरी आवाज़ आ रही हो, हाँ चलो अच्छा है, ठीक। और रिकॉर्ड भी हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड भी हो रहा है, चलिए। तो वेट अपडेशन आप देखो कैसे, किस प्रकार से हुआ, जो मैंने आपको वही जो फॉर्मूला आपको बताया था, एक बार फिर से लिख देता हूँ। न्यू वेट इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन। खोल के देखो तो, राइट, इज टू वेट माइनस डेल एल बाय डेल W। तो हमने सारी वैल्यू जो हमने एस्टिमेट करे थे, वो देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। हाँ, तो हमने जो सारी वैल्यू एस्टिमेट करे थे, हम वो यहाँ पे लिखेंगे पूरा। और हमने नए वेट्स और नए बायस अपडेट करके निकाल लिए। अब उसके बाद हम अब ये जो है, सेम चीज़ हम फिर से करेंगे। मैंने फिर से ऐसे खेलने के लिए किया था, फिर से फॉरवर्ड पास किया और फिर से उनको अपडेट किया, और फिर उसके बाद मैंने लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया, तो अब आया 25.461। 32 से 25 हो गया, लॉस फंक्शन कम हो गया। समझ रहे हो, जितना लॉस फंक्शन कम होगा, हमारा एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में हम डिफरेंस कम निकाल पाएंगे।
वो सेम होता जाएगा, अलाइक होता जाएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना ये बात। तो ये था बैक प्रोपोगेशन। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि पाइटॉर्च से बैक प्रोपोगेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। छोड़ो ना, हम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पाइटॉर्च का इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको बताऊंगा कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क पाइटॉर्च से कैसे इम्प्लीमेंट करें। आपको ये बताऊंगा कि उनमें जो उन लोगों ने उनने जो फिलोसॉफी फॉलो करी है पाइटॉर्च में, मैं आपको वो बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि पाइटॉर्च क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और आपको थोड़ा सा टेंसर फ्लो का भी वर्क अराउंड बता दूंगा, वॉक थ्रू बता दूंगा कि यार मैं क्यों टेंसर फ्लो अभी प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, करता हूँ। और साथ ही साथ अपन ये भी देखेंगे थोड़ा सा कि पाइटॉर्च का जो थोड़ा सा इनसाइड का बिल्ड है वो कैसा है, क्योंकि हम में से एक शायद वो भी लोग ऐसे देख रहे होंगे जो शायद तक पाइटॉर्च जैसे और फ्रेमवर्क बनाने की ताकत रखते हैं। ठीक है, और तो मैं उन लोग को सपोर्ट करने के लिए जो मैंने सीखा है पाइटॉर्च पढ़ के, उसका इंटरनल्स मैं आप लोग को वो भी थोड़ा सा बताऊंगा। लाइव टॉर्च भी बताऊंगा कि कैसे लाइव टॉर्च आया और वो सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, उनका एपीआई फ्लो भी बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो बाय।